भाई साहब मामा अर्थ आपको मामू बना रही है एंड ये बहुत बड़ा स्कैम करने वाले हैं अपने आईपीओ लॉन्च के अंदर। गजल अदक जो हमारी प्यारी शाख है उसने अपनी कंपनी मामा अर्थ का आईपीओ लॉन्च करने वाली थी, लेकिन आईपीओ लॉन्च करने के टाइम पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसी खामियां और कुछ ऐसी कमियां दिखने लग गई जिसकी वजह से इन्होंने आईपीओ से थोड़ा सा बैकफुट ले लिया एंड बहाने के तौर पे ये बोल दिया कि भैया मार्केट का अभी हाल अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से हम आईपीओ को बाद में लेके आएंगे। एंड इसके बाद वो अपना आईपीओ छोड़ के भाग चुके। लेकिन क्या थी वो कमियां एंड आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं मामा अर्थ के बिजनेस मॉडल के अंदर एंड मामा अर्थ क्यों इतना बड़ा स्कैम कर सकता है आईपीओ लॉन्च के अंदर, तो देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है नमन एंड आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ टेक्यान। तो आईपीओ का खेल समझ लेते कि क्यों आखिर बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर ये स्टार्टअप अपना आईपीओ लेके आती है। तो बहुत सिंपल सी बात है और बहुत कड़वी सी बात है कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं आज के टाइम पे वो सिर्फ रेवेन्यू एंड सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि अपने प्रॉफिट में। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं, तो देखिए यार, इंडिया के अंदर टोटल 114 कंपनियां जो कि यूनिकॉर्न्स हैं एंड उसमें से सिर्फ जो 80 स्टार्टअप्स हैं वो ही अपना डेटा शेयर करते हैं एंड उनमें से सिर्फ 17 प्रॉफिटेबल हैं। यानी बाकी के जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी और तो छोड़ ही दो, मतलब कुछ स्टार्टअप तो अभी तक ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब आखिर आप ये पूछेंगे कि यार अगर इनके पास में प्रॉफिट है नहीं, सिर्फ सेल और रेवेन्यू के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, तो आखिर ये इतना ज्यादा फोकस एंड इतना ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा कैसे कर लेते हैं भाई। एंड इतना मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करने के लिए इनके पास पैसा आ कहां से रहा है और इनको कौन पैसा दे रहा है भाई। हम तो अपनी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, हम तो आज तक ऐसा कर नहीं पाए। तो यहाँ पे गेम आता है इन्वेस्टर्स का। देखिए जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी खोली है चाचा अर्थ, तो चाचा अर्थ गई है भाई एक इन्वेस्टर के पास में एंड उनको इसने एक बात बोली है कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं अपनी कंपनी को इस तरीके से लेके जाऊंगा एंड अपना फ्यूचर में यहाँ तक लेके जाऊंगा। तो उसको मेरा आइडिया पसंद आ जाता है। अब वो मेरे आइडिया पे बोलते हैं चल ठीक है मैं तेरे को भाई 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ। मैं बोला ठीक है आप मेरे को 10 करोड़ रुपए दो तो 10% आप रख लो। तो मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यूएशन 100 करोड़ की। 10 करोड़ मेरे खाते में आ चुका है एंड अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनाया हुआ अपना, बस मेरे को पैसा मिल चुका है। एंड अब उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ मार्केटिंग के ऊपर। इतनी मार्केटिंग करता हूँ ना कि बस जितने भी इन्फ्लुएंसर्स पकड़ लो, चाहे कोई भी आईपीएल के अंदर पैसा लगा दो, कहीं पैसा लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, बहुत अब मार्केटिंग के अंदर खर्चा करूंगा। एंड जैसे तैसे मेरे पास 25 करोड़ की मैंने सेल भी कर दी है एंड अब वो जो 10 करोड़ रुपए थे वो हो गए खत्म। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा दूसरे इन्वेस्टर के पास में एंड मैं उसको एक बात बोलूंगा, भाई देख पहले साल का मेरा रेवेन्यू था 0, आज मैंने रेवेन्यू कर दिया 25 करोड़ का, तो मुझे भैया 50 करोड़ रुपए चाहिए। तो बोलेगा यार बात तो अच्छी बात है, फ्यूचर तो है इसके अंदर, ले भाई तू 50 करोड़ रुपए ले ले। एंड अब 50 करोड़ के लिए उसने कितना, वही 10% की अपनी वो मांग लिया, शेयर मांग लिया। अब यहाँ पे दो कारण होते हैं, या तो मैं जो शेयर है, जो मेरे बचे हुए 90% शेयर थे उसमें से मैं 10% उसको शेयर दे दूंगा ताकि जो लास्ट में शेयर बचेगा मेरे पास वो बचेगा 80% एंड उनके पास हो जाएगा 10% एंड पहले वाले इन्वेस्टर के पास भी हो जाएगा 10%। या फिर मैं उसको ये बोलूंगा कि ये जो 50 करोड़ रुपए हैं ये मैं पहले वाले इन्वेस्टर को दे दूंगा कि भाई ये ले तू, ये अपने पैसे पकड़ एंड जो 10% इक्विटी है ये इस इन्वेस्टर को दे दे। अब वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा क्यों, मैं अभी तो बैठा था एंड अभी तो 5 गुना ही हुआ है पैसा, मैं भाई 10 गुना होगा पैसा तब निकलूंगा। उसने बोला चलो ठीक है। एंड अब मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन हो चुकी है वो हो चुकी है 500 करोड़। फिर बाद में इन्हीं पैसों को मैं मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर दूंगा एंड जैसे तैसे करके कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर लूंगा एंड उसके बाद में मैं जाऊंगा तीसरे इन्वेस्टर के पास में एंड तीसरे को मैं भी ये बोलूंगा कि भाई देख मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, मैंने ये झंडे गाड़ लिए, अब मेरे को तू इतने पैसे दे दे। तो यार यही गेम चलती रहती है एंड इसी गेम को ये ज्यादा एक्सटेंड करते रहते हैं जितने भी स्टार्टअप्स वाले हैं एंड नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने टाइम पे भरते रहते हैं। इसकी टोपी उसके सर। एंड एक टाइम ऐसा जाता है जिनके पास शेयर बचते ही नहीं, मैं इतनी डाइल्यूट कर चुका हूँ अपनी शेयर कि मेरे पास बचेगा ही नहीं कि मैं भाई किसको इन्वेस्टर को पैसा दूं। तो यहाँ पे अब जितने भी मेरे पीछे वाले इन्वेस्टर है वो सब अटक गए, क्योंकि अगर छठा इन्वेस्टर नहीं आया ना तो पिछले के जो जितने भी 5 इन्वेस्टर है वो सारे के सारे अटक जाएंगे, उनका पैसा अटक जाएगा। एंड इसी बात पे अगर पहले वाला इन्वेस्टर पहले निकल जाता यानी लालच ना करता तो मेरे पास एक और जरिया था कि भाई मैं एक और इन्वेस्टर को ला सकता, लेकिन उसने लालच करके बैठा रहा एंड जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी अटक गई है। तो इस केस के अंदर जितने भी हमारे फाउंडर्स हो गए या फिर जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हो गए वो सलाह ये देते हैं कि भाई आईपीओ लॉन्च करो। आईपीओ का मतलब अब यहाँ पे जो पैसा जो यहाँ पे शेयर लेगी कंपनी का एंड यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करेगी वो करेगी भाई जनता, तो सारा का सारा बिल फाड़ दो जनता के नाम। तो अब बात कर लेते हैं मामा अर्थ के आईपीओ की, क्यों आखिर ये मामा अर्थ का आईपीओ इतना कंट्रोवर्शियल था। तो जो अलग अजल एंड उनके हस्बैंड है, इस कंपनी के को फाउंडर है, वो जो आईपीओ के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करने गए थे सेबी के अंदर, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि हम जो टोटल फंड जो रेस करने वाले वो करेंगे 2400 करोड़ एंड 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर एंड जो इसमें से 400 करोड़ है वो जाएगा कंपनी की ग्रोथ के अंदर एंड जो कंपनी की ग्रोथ के अंदर पैसा जाता है उसको बोलते हैं हम फ्रेश इशू एंड उसके बाद में जो 2000 करोड़ रुपए है वो जाएगा हमारे पिछले माई बाप को
एंड उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे यही गेम आता है कि जैसे ये आईपीओ अपना लॉन्च करने वाले थे, उसी टाइम पे जो अलग गजल एंड इनके को-फाउंडर्स हैं एंड जो प्रीवियस इन्वेस्टर वो सब ने अपना शेयर बेचना चालू कर दिया था। एंड जो अभी बीच के अंदर इनकी वो आई थी ना बहुत ज्यादा फेमस, इनकी ब्रांड एम्बेसडर थी शिल्पा शेट्टी, उन्होंने भी अपने शेयर बेचना चालू कर दिए थे। अब यार ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया कि भाई आप तो हमारे पैसा लेके अपने पैसे अपनी जेबें भर रहे हो, इन कंपनी की ग्रोथ में तो कुछ लगा ही नहीं रहे हो। तो आखिरकार क्या सिर्फ ये मामाअर्थ ही करता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टार्टअप यही काम करते हैं। नायका का आईपीओ याद है आपको? तो नायका के आईपीओ के अंदर वो टोटल फंड रेज करने वाले थे 5351 करोड़, जिसमें से जो फ्रेश इशू था वो सिर्फ था 6030 करोड़ एंड जो ऑफर फॉर सेल था वो था 4722 करोड़। एंड सिमिलरली अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो जो पेटीएम के अंदर पैसा रेज होने वाला था वो था 18,300 करोड़ एंड जिसमें से फ्रेश इशू था 8,300 करोड़ एंड जो ऑफर फॉर सेल था वो था 10,000 करोड़। यानी कि इस पाप का भागीदार सिर्फ और सिर्फ मामाअर्थ ही नहीं, कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं एंड जितने भी ये पैसा होता है ग्रोथ के अंदर वो बहुत कम लगाते हैं एंड ज्यादातर तो अपने माई बाप को ही दे देते हैं। अब थोड़ी सी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं मामाअर्थ की, क्योंकि भाई आखिरकार उसके अंदर पैसा लगाना भी चाहिए कि नहीं, कि उसका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है एंड कितना उसका लॉस हुआ है। तो आओ चलो देखते हैं। तो 2020 के अंदर जो उनकी सेल हुई थी वो थी 114 करोड़ एंड 2021 के अंदर उनकी सेल हुई थी 472 करोड़ एंड 2022 के अंदर हुई थी उनकी 964 करोड़। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉफिट की कि भाई इनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है। ये तो सिर्फ इनका रेवेन्यू था। तो 2020 के अंदर जो इनका लॉस था वो था 442 करोड़ का, यानी कि जो 2020 के अंदर इनका रेवेन्यू था वो था 114 करोड़ एंड जो इनका लॉस था वही था भाई 442 करोड़ का। ये कैसे हो गया यार? एंड सिमिलरली 2021 के अंदर जो इनका लॉस था वो था 1332 करोड़ का। 2022 के अंदर ये जैसे तैसे करके 14 करोड़ का प्रॉफिट ले आते हैं। यानी आप देख रहे हो कि कितना लॉस करने के बाद में इनको थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 14 करोड़ रुपए का। एंड ऐसा आखिर किया क्यों इन्होंने? देखिए, जो पिछले साल का इनका फंड रेज किया था इन्होंने, तो वो किया था 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर एंड जो अब इस टाइम पे ये फंड लेके आने वाले थे आईपीओ के अंदर, ये लेके आने वाले थे अपनी वैल्यूएशन 24,000 करोड़ की। अब देखो यार, 14,000 करोड़ का ये वैल्यूएशन कहां से किन पन्नों के ऊपर ले आए ये तो यही जानते हैं। इसके बारे में तो कोई जानता नहीं, क्योंकि अपना ये डेटा उतना अच्छे से शेयर कर नहीं रहे हैं। एंड अब जितने भी आप हमारे ट्रेडर्स जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप जानते होंगे कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो जब भी एक स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी आईपीओ के अंदर फंड लगाने वाले थे, पैसा लगाने वाले होते हैं, तो वो उस कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं, यानी कि कितने पैसा उन्होंने कमाया है तो उसकी प्राइस कितनी होने वाली है। तो आईटीसी का जो पीई रेशियो है वो है 23 रुपीज, यानी कि अगर वो एक पैसा कमा रहे हैं तो उन्होंने अपनी शेयर का जो प्राइस रखा हुआ है वो रखा हुआ है 23 रुपए। तो जो डाबर का पीई रेशियो है वो है 58 रुपीज एंड यहीं पे अगर मैं यूनिलीवर की बात करता हूं तो उसका पीई रेशियो है 62 रुपीज। एंड पता है मामाअर्थ अपना पीई रेशियो कितना मांग रहा था? 1700 रुपए। तो ये कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है भाई। मतलब अडानी से इनका पीई रेशियो 3 गुना ज्यादा है। आप तो वैसे ही अडानी करते रहते हो, ये तो भाई अडानी से भी लंबा गेम ही खेल रहे हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि मामाअर्थ की बिजनेस मॉडल में ऐसी क्या कमियां हैं एंड ऐसी क्या खामियां है जिसकी वजह से जो उनका आईपीओ है वो फ्लॉप हो सकता है एंड बाद में ये कंपनी बहुत ज्यादा फ्लॉप हो सकती है एंड लॉस में जा सकती है। तो पहला इनका जो फैक्टर आता है वो आता है ROAS। ROAS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि आप जितना पैसा अपना लगाते हो, एड के अंदर खर्चा करते हो, तो बाद में आपको उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। तो इनका जो ROAS है वो 2.6 पे सैचुरेट हो चुका है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो अगर पहले साल इन्होंने 100 रुपए खर्चा किया है अपनी एड स्पेंड के अंदर, तो इनको जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो हुआ है 260 रुपए का। एंड अब अगले साल जब इन्होंने दोबारा से 100 रुपए इन्वेस्ट किया है अपनी मार्केटिंग के अंदर, तो दोबारा से इनका जो 260 रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई जो इनका ऑडियंस रिटेंशन है वो तो बहुत ज्यादा लो है, बहुत कम है। मतलब लो क्या, बिल्कुल ही जीरो ही है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपने पिछली बार 100 रुपए लगा के 260 रुपए कमाए थे, तो उनको एटलीस्ट दोबारा से प्रोडक्ट को यूज करना ही पड़ेगा ना, बट उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं है। एंड अगर आप इस साल 100 रुपए खर्चा करते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर, तो एटलीस्ट भाई 2.7, 2.8, 3.1, 3.2 इतना तो आना चाहिए ना आपका ऑडियंस रिटेंशन, आपका ROAS, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो जो इनकी 2020 के अंदर सेल थी वो थी 114 करोड़ रुपए एंड जो इनका एड एक्सपेंडिचर था वो था 46 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आप इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको ROAS आ जाएगा। इनका ROAS बनता है 2.39। यहीं पे अगर मैं 2021 की बात करूँ तो भाई 460 करोड़ रुपए का इनकी सेल थी एंड उसमें से 178 करोड़ रुपए का इनका एड स्पेंड था। वहीं पे अगर मैं इनका ROAS बात करूं 2021 की वो थी 2.58 करोड़ एंड जो 2022 के अंदर इनकी सेल थी वो थी 932 करोड़ रुपए एंड जहां पे इन्होंने एड स्पेंड किया था वो था 391 करोड़। तो जो इनका ROAS यहाँ पे आता है वो आता है 2.38। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जो इनका ROAS है वो एक्चुअल में 2.5 के ऊपर ही अटका पड़ा है, 2.6 तक ही इनका एवरेज चला जाता है। यानी कि आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। ऐसा क्यों भाई? अगर आपके प्रोडक्ट में दम होता
तो कस्टमर तो लेते हैं आपका प्रोडक्ट दोबारा से यूज़ करके। एंड आपको ये लगता है कि भाई इतनी मार्केटिंग कर दी है इन लोगों ने कि 3592 जो इन्फ्लुएंसर्स है इन्होंने उनको हायर कर लिया था एंड उनके ये प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, आप इन्फ्लुएंसर को पैसा देंगे वो यूज़ करने के लिए रेडी हैं। वो तो भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर बिक जाएगा, मेरे को दोगे मैं भी बिक जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि यार ROAS होता ही नहीं है। नायका का जो ROAS है वो 7.1 है एंड जो अगर मैं यूनिलीवर की बात करूँ तो उनका ROAS है 10.1, यानी बहुत बड़ा नंबर होता है ये। इनका तो सिर्फ 2.6 पे अटका पड़ा है। एंड इससे एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि भाई जितने FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जैसे अगर यूनिलीवर की मैं बात करूँ तो अगर वो पहले हफ्ते में या पहले महीने में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ऐसा नहीं होता कि भाई वो अपना कंटिन्यूसली उसकी मार्केटिंग करती रहती है। नहीं, पहले महीने उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे महीने उसकी मार्केटिंग थोड़ी कम होगी, तीसरे महीने उसकी मार्केटिंग और कम होगी और चौथे महीने तो वो खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि भाई उनको समझ में आ गया है, उनके पास डेटा आ चुका है कि यार 4 महीने का उनका प्रोडक्ट बिका या नहीं बिका, ऑडियंस रिटेंशन कितना है या नहीं है। अगर वो ऑडियंस रिटेंशन है ही नहीं उस प्रोडक्ट तो उसको वो कंटिन्यू ही नहीं करते प्रोडक्ट को, अगर है तो उसको वो कंटिन्यू कर लेते हैं, उसकी फिर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर आप अभी की बात करो तो कोलगेट की क्या मार्केटिंग करनी पड़ती है आपको? इतनी नहीं, क्योंकि वो घर घर में नाम छप चुका है। तो प्रोडक्ट में आपके दम होना चाहिए एंड यहाँ पे जो मामाअर्थ का प्रोडक्ट है उसमें दम नहीं है। अब D2C के अंदर जितने भी स्टार्टअप जो है सेगमेंट में काम करते हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑनलाइन सेलिंग का, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनेट के ऊपर ही अपने माल को सेल करते हैं। अब यहाँ पे जो Amazon है, क्योंकि इनका मेन माल जो है वो Amazon पे ऊपर जाता है, खर्च होता है, तो ऑनलाइन सेलिंग के अंदर की कितना इनका एक्सपेंसेस हुआ है वो था सिर्फ 4%। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो जैसे आमतौर पे जितनी भी ये कंपनीज होती हैं, एंड अगर मैं Amazon की बात करूँ तो Amazon है, तो Amazon 14% लेके चलता है किसी भी स्टार्टअप से उनके प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब वो उतना कमीशन लेता है। इनको ये सिर्फ 4% के ऊपर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को जितना भी ये 14 करोड़ का जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है ना, वो भी सिर्फ इसकी, मतलब जो Amazon है उसकी मेहरबानी की वजह से है। एंड कल को अगर कोई भी आपको Amazon या फिर कोई भी D2C जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देता है ना कि भाई हम आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने देंगे, आपका आधा माल तो वहीं अटक जाएगा। एंड कल को अगर Amazon इनको ये बोल देता कि भाई मैं सबसे 14% ले रहा हूँ, तेरे से भी मैं 14% लूंगा, तो जो इनका 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था ना वो भी खत्म हो जाएगा भाई, बिल्कुल। अब जो तीसरा जो इनका फैक्टर आता है वो आता है कि इनकी खुद की प्रोडक्शन नहीं है। अब ये जितना भी प्रोडक्ट है ये क्या करते हैं कि भाई तू हमारी ब्रांडिंग तू कर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो तू बना, एंड जो इनकी फैक्ट्री है वो किसी और की है। यानी कल को अगर कोई और कंपनी आगे इनको इनकी फैक्ट्री को ये बोल देती है कि यार तू हमारा प्रोडक्ट बना इतने सस्ते में या फिर इतने हम पैसा आपको ज़्यादा पैसा देंगे, तो वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन के ऊपर इनका कंट्रोल ही नहीं है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी अटक सकता है, रुक सकता है। तो ये भी एक तीसरा फैक्टर आ जाता है। अब जो चौथा फैक्टर है वो ये आता है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अपने अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से, यानी कि काफ़ी सारे लोग जो है इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। एंड मतलब हर स्टार्टअप को स्टार्टिंग में ये लगता है कि भाई पूरी दुनिया ही मेरी मार्केट है, ऐसा नहीं होता। एंड ऐसा जनरली बोल दिया जाता है ना कि यार 1 अरब की तो आबादी है देश की, तो आराम से तुम अपना प्रोडक्ट बेच दो, बहुत पैसा ही पैसा आएगा। नहीं, 5 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं है आपका मार्केट की, 5 करोड़ से ज्यादा आपका टैम बड़ा नहीं है। आपको ये सोच समझ के चलना पड़ता है। आइडिएशन स्टेज के अंदर ये अपना टैम, सैम एंड सॉम तीनों को बहुत ज्यादा अच्छे से कंपाइल करना पड़ता है, देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि भाई किस मार्केट सेगमेंट में बिकना है, किन लोगों के पास जाना है, एंड जो इनके पास बेचना चाहते हैं, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है तो जो टायर 1 सिटीज़ के लोग हैं वो इस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे खरीदने के लिए। एंड उनके लिए तो यार इंटरनेशनल मार्केट बड़ी पड़ी है क्योंकि उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस वजह से इनकी जो सेलिंग है वो भी कम हो सकती है। तो भाई अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन यही आता है कि आपको इनके आईपीओ के अंदर कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपना आईपीओ के अंदर पैसा लगाएंगे, एंड ये देखिए हाइप पे, टोटल हाइप पे ही चल रहे हैं, क्योंकि यार मामाअर्थ है, शार्क टैंक में आई थी तो इसकी कंपनी अच्छा ही कर रही होगी, ऐसा नहीं होता। इनकी कंपनी लॉस में चल रही है। एंड काफ़ी सारी शार्क टैंक की तो कई सारी कंपनियां ही लॉस में चल रही है, सिवाय बोर्ड्स को छोड़ के सारी कंपनियां उनकी लॉस में चल रही है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हाइप के ऊपर आपको पीछे नहीं भागना है, आपको उनके पी रेशियो, उनकी कंपनी के एनालिसिस करने की, यार उनके जो बैलेंस शीट है वो अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि पेटीएम के टाइम पे भी इतनी ही हाइप क्रिएट की गई थी एंड हुआ क्या था, लॉस हो गया था, काफ़ी सारे लोगों का लॉस हो गया था आईपीओ के अंदर लॉन्च करके। नायका के साथ अलग चीज़ थी क्योंकि नायका का जो आईपीओ था वो काफ़ी ठीक ठाक गया था, लेकिन जितने भी बाकी के थे उनका कम हुआ था। यानी आपको यहाँ पे पैसा तो लगाना ही नहीं है। एंड यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलता है एज ए स्टार्टअप? अगर आपका एक स्टार्टअप है या फिर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इनसे क्या लर्निंग मिलती है? पहली बात, अपनी वर्टिकल लाइन के ऊपर काफ़ी अच्छे से फोकस करो। एंड दूसरा, अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाओ कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना ही नहीं पड़े उसकी मार्केटिंग के ऊपर। आपका जो ROAS है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाए, अच्छा है, आपकी ऑडियंस रिटेंशन जो है वो काफ़ी अच्छी रहे।
तीसरा फैक्टर ये आ जाता है कि भाई अपनी टारगेट मार्केटिंग ऑडियंस को अपना चेकअप कर लो कि भाई कितनी आपकी ऑडियंस है या कितनी अच्छी आपकी रीच हो सकती है। भ्रम में मत जियो कि भाई पूरी दुनिया ही मेरा मार्केट है, ऐसा नहीं होता है। एंड चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि आप FMCG प्रोडक्ट के अंदर है तो सिर्फ ऑनलाइन बेचने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी जो ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। नहीं तो कल को अगर कोई भी आपको ऐसी कंपनीज जो है तो D2C प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे ना वीडियो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज यार मैं बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। एंड इस टॉपिक के ऊपर मतलब IPO के ऊपर आपका क्या विचार है कि IPO जो इसका होने वाला है वो अच्छा है या बुरा होने वाला है, तो मुझे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।